हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गेट वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी के 3 चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल 3 यूनिट्स आने वाली हैं। यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर हैं, यूनिट 2 के अंदर भी 2 चैप्टर, यूनिट 3 के अंदर भी 2 चैप्टर। तो हमारे सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डेविड ह्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट फ्रॉम 4 डेजिटेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है डेविड ह्यूम का ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट फ्रॉम 4 डेजिटेशन। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट है, ये 4 डेजिटेशन बुक से लिया गया है। एक पार्ट है उस बुक का जो कि डेविड ह्यूम ने लिखा है। ओके, तो सबसे पहले हम डेविड ह्यूम की बात कर लेते हैं। डेविड ह्यूम की बर्थ की बात करें तो 1711 का इनका बर्थ है, और 1776 के अंदर इनकी डेथ होती है। और ही वॉज एन स्कॉटिश फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, जिन्होंने जॉन लॉकी और जॉर्ज ब्रेकले के साथ काम किया है। एंड माना जाता है कि ये इंफीरियस ट्रेडिशन का पार्ट है। मतलब कि इंफीरियस ट्रेडिशन के लोग ये मानते थे कि जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से ड्राइव होती है, ना कि इंटेंट आइडियाज से, जैसे कि रैशनलिस्ट बिलीव करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपने करियर में बाद में ह्यूम ने इंफीरियस ट्रेडिशन से आगे बढ़ के ये एक रेडिकल स्पेक्टिसिज्म माने गए, जिनका ये मानना था कि जो नॉलेज है वो किसी भी चीज़ से सर्टेनली मिलना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए एक खुद के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ओके, विच इज़ बाय इट्स ट्रू नेचर, ठीक है, और ये लिमिटेड होता है। एंड ये जो डेविड ह्यूम थे, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे एनलाइटमेंट के। और ह्यूम हैज़ बीन अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ नंबर ऑफ लेटर फिलोसोफर्स और थ्योरिस्ट। और इनके जो मोस्ट पॉपुलर वर्क्स हैं उनके अंदर इंक्लूड हैं जैसे कि आर ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर इन 1739 to 40, ठीक है। और एक है वर्क इनका एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि इन्होंने 1748 में पब्लिश किया था। और एक और है एन इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स, जो कि इन्होंने 1751 में करा था पब्लिश। ओके, तो ये होगी डेविड ह्यूम की बात। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो थॉट्स हैं अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट वो क्या है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है इस टाइटल के साथ, द ग्रेट वेराइटी ऑफ टेस्ट ओवर द माइंड्स मैन। अब यहाँ पे जो ह्यूम है वो अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं और इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में ग्रेट वेराइटी ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है, और वो अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, अलग चीज़ों को पसंद करते हैं। ये तो नहीं है कि एक इंसान अगर एक चीज़ को पसंद करता है तो दूसरा भी उसे पसंद करे, ये ज़रूरी तो नहीं। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, एंड इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ रैशनल प्रोसेस। अब इसी चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ह्यूम, whether we can come up with a standard of taste, a standard through which we can evaluate work of art among other things and come to more or less universal judgment about them। इसका मतलब ये है, क्या हम एक ऐसा स्टैंडर्ड ले सकते हैं, मतलब कि टेस्ट के अंदर हम एक ऐसा स्टैंडर्ड चुन लें जिसके थ्रू हम सारे वर्क्स ऑफ आर्ट को एवल्यूट कर पाएँ, मतलब कि ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा, मतलब यूनिवर्सल जजमेंट हो। एंड ये क्लेम करते हैं दैट इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमंस टू सिक सच अ स्टैंडर्ड। मतलब कि सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, मतलब कि अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ हर इंसान को पसंद नहीं आती है, और ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कोई चीज़ पसंद आए तो दूसरे को भी ये चीज़ पसंद हो। मतलब सबका अपना अपना टेस्ट होता है। ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है ह्यूमन का। मतलब कुछ चीज़ें विच वुड वैलिडेट देयर सेलिब्रेशन और कंडेमिनेशन ऑफ सर्टन सेंटिमेंट्स। सो देयर इज़ अ स्कूल ऑफ फिलोसफी जो क्लेम करता है दैट सच अ स्टैंडर्ड इज़ इम्पॉसिबल। मतलब कि एक ही स्टैंडर्ड होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जजमेंट एंड सेंटिमेंट, ये स्कूल कंटेंट करता है दैट जजमेंट एक ऑब्जेक्टिव है और यूनिवर्सल है, वाइल जो सेंटिमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव होते हैं और डाइवर्स होते हैं। एंड वाइल देयर इज़ अ ऑलवेज वन जस्ट एंड ट्रू जजमेंट अबाउट अ थिंग,
ठीक है। मतलब कि एक चीज़ के बारे में सिर्फ और हमेशा एक जस्ट और एक ट्रू जजमेंट होती है, और उससे जितने भी उस चीज़ से जुड़े हुए जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो सारे इक्वली वैलिड होते हैं, बिकॉज सेंटिमेंट्स एफर्ट्स मोर टू अ परसीवर देन टू अ ऑब्जेक्ट परसीव्ड। मतलब कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसको जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा जो उसको एक्सपीरियंस करने वाला है, जो परसीवर है, उस इंसान को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब कि उसके सेंटिमेंट्स उससे जुड़े होते हैं। दस द प्रोवर्ब इन मैटर ऑफ टेस्ट, ये हमेशा से ये एक कहावत रही है कि टेस्ट के मैटर में हमेशा कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। बिकॉज ईच माइंड परसीव अ डिफरेंट ब्यूटी, बिकॉज सेम ऑब्जेक्ट को एक इंसान बहुत पसंद भी कर सकता है और उसी ऑब्जेक्ट को, उसी सेम ऑब्जेक्ट को दूसरा इंसान बहुत ही नफरत भी कर सकता है, उसे बहुत ही मतलब वो चीज़ गंदी लग सकती है। ठीक है, मतलब कि हर इंसान का अपना अपना परसेप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका टेस्ट होता है। ओके, अब ये जो यहाँ पे हमने एक कहावत पढ़ी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट है उस पर हमेशा से कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, मतलब कि सबका अलग अलग टेस्ट होता है। इस बात पे ह्यूम का कहना है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सल जजमेंट हो सकती है, यूनिवर्सल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट हो सकता है। तो अब इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ करे हैं। ही आर्ग्यूज दैट सम ऑथर्स लाइक जॉन मिल्टन और होमर, ये लोग रिकॉग्नाइज करे जाते हैं एज अ सुपीरियर टू अदर लाइक जॉन ओगिलबी और जॉन बनियन। मतलब कि जो बाकी छोटे छोटे जो ऑथर्स हैं उनसे मुकाबले में ज़्यादातर लोगों की यही राय है इस बारे में कि जॉन मिल्टन और होमर बेस्ट हैं इन लिटरेचर। जैसे कि जो होमर के वर्क्स हैं वो टाइम के साथ उन्होंने ये प्रूव करा है कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट भी हो सकता है। मतलब लोग आज भी होमर को पसंद करते हैं और होमर को एज अ सुपीरियर मानते हैं, और जॉन मिल्टन, इन जो ये जो ऑथर्स हैं कुछ, इनको सुपीरियर माना जाता है और इनके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों की राय एक ही है इन लोगों के लिए। ओके, और क्योंकि ये ओपिनियन यूनिवर्सल है इस वजह से इट कन्फाउंड्स द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल इक्वालिटी ऑफ टेस्ट, कि मतलब कि नेचुरल इक्वालिटी ऑफ टेस्ट भी एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इट्स अपीयर्स देन एक्सपीरियंस ऑफ नेशन एंड एजेस। मतलब कि कहीं ना कहीं टेस्ट की बात हो रही है कि टेस्ट डिपेंड करता है नेशन पे और एजेस पे। ठीक है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। सो ह्यूम के अकॉर्डिंग ह्यूम कहते हैं कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट ह्यूम्स एवर्स दैट देयर आर सर्टेन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रोवेशन और ब्लेम एंड दैट वन कैन एक्चुअली क्रिएट सम स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। मतलब कि वो चीज़ एक्चुअली में क्रिएट कर पाती है कुछ स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट को। एंड ह्यूम ने ये भी कहा है कि देयर आर सम क्वालिटीज़ इन अ वर्क ऑफ आर्ट, जो कि कुछ वर्क्स होते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं, कुछ वर्क्स होते हैं जो हमें बुरा फील कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कम और ज़्यादा यूनिवर्सल जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ह्यूम कहते हैं कि एवरीवन हैज़ अ कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग ट्रू ब्यूटी। मतलब कि सबके पास एक कैपेसिटी होती है कि आप जो ट्रू ब्यूटी है उसे रिकॉग्नाइज कर पाओ। तो ये जो कैपेसिटी है ये सबके अंदर होती है, बट हर टाइम ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती सबके अंदर। और अब यहाँ पे ह्यूम ने एक अदर मीनिंग ऑफ टेस्ट के साथ एक इफेक्टिव गैस्ट्री मेटाफर का यूज़ करा है यहाँ पे, जिसमें कि अब ह्यूम ने हमें एक एग्जांपल देके समझाया है कि जैसे कि कोई इंसान बुखार में है और उस टाइम उसे कुछ टेस्टी खिलाया जाए तो उसे उस खाने का टेस्ट पता नहीं चलेगा, मतलब उसे वो सही जज नहीं कर पाएगा, उसे वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी क्योंकि वो बीमार है। और एक और एग्जांपल दिया है, अगर कोई किसी इंसान को पीलिया हो गया है तो जैसे वो जो कलर्स है उनको ठीक से जज नहीं कर पाता ठीक से, उसी तरीके से अगर कोई इंसान मतलब इस हालत में नहीं है, एक डिफेक्टिव स्टेट में है, तो उस टाइम पे वो एक जो ट्रू ब्यूटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की, उसे ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता वो। बट अगर वो पूरा ठीक है, मतलब कि साउंड स्टेट में है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, उस टाइम पे वो अगर किसी चीज़ को देखे तो तब वो किसी भी चीज़ की जो ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट है और जो सेंटिमेंट्स हैं उनको तब वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। ओके, अब आगे ह्यूम बताते हैं
डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्या क्या कमियां हो सकती हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट होती है एबिलिटी टू जज टू एनीथिंग, इसको हम हिंदी में विवेक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो कमी है वो है लैक ऑफ डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन, ओके, क्योंकि ओनली समवन हु हैज़ द डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन, वही सिर्फ जो फाइनर इमोशन है, मतलब कि छोटे छोटे इमोशंस समझ सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लेके, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या किसी भी चीज़ को लेके आपका जो जजमेंट है, आपकी जो ओपिनियन है, वो मतलब आपकी परख, सीधा सीधा बोल सकते हो परख, मतलब कि आप किस चीज़ को परख रहे हो, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन और डेलिकेसी ऑफ टेस्ट, ओके। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूम। सो यहाँ पे अब जो ह्यूम है वो एक एग्जांपल लेते हैं डॉन एग्जीक्यूट का। इनके थ्रू ये बताते हैं कि जो हमारा बॉडीली टेस्ट होता है और जो हमारा मेंटल टेस्ट होता है वो लगभग सेम होता है। जस्ट लाइक समवन विथ डेलिकेसी ऑफ टेस्ट कैन परसीव एवरी इंग्रेडिएंट इन अ डिश, मतलब कि अगर कोई डेलिकेसी ऑफ टेस्ट वाला कोई इंसान है जिसके पास ये डेलिकेसी ऑफ टेस्ट है, वो उस किसी भी डिश की हर एक इंग्रेडिएंट को पहचान सकता है, ठीक है, मतलब कि उसकी एक एक चीज़ को वो जान सकता है कि इसके अंदर ये है ये है। अगर कोई इंसान के पास डेलिकेसी ऑफ टेस्ट ही नहीं है तो वो सिर्फ डिश को देखेगा, ना कि उसके हर एक इंग्रेडिएंट को, और ना ही उसके जो असली टेस्ट है उसको समझ पाएगा, ठीक है। दे कैन ऑल्सो परसीव दोज क्वालिटीज़ इन एनी ऑब्जेक्ट विच मेक इट ब्यूटिफुल, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी खुद की एक क्वालिटी होती है जिसको समझने के लिए एक, मतलब उसको समझने वाला होना चाहिए कि एक किसी के पास इतना क्वालिटीज़ हैं कि वो उस चीज़ की ब्यूटी को समझ पाए, ठीक है। Hume ने सजेस्ट कराया that there are qualities of beauty or ugliness inherent with an object, but it takes some with delicacy of taste to perceive them properly, मतलब कि हर चीज़ के अंदर, मतलब ह्यूम सजेस्ट कर रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ब्यूटी और अगलीनेस होती है, उसके अंदर होती है, बट उस चीज़ को समझने के लिए किसी के अंदर ये डेलिकेसी ऑफ टेस्ट होना चाहिए जो कि इसे प्रॉपरली समझ पाए, ठीक है, इसे प्रॉपरली पहचान पाए कि इस चीज़ के अंदर क्या चीज़ बेकार है और क्या चीज़ अच्छी है, ओके, मतलब कि जानने वाले की नज़र अच्छी होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर, ठीक है, दैट वो प्रॉपरली एबल होना चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए। सो ह्यूम के अकॉर्डिंग अ डेलिकेट टेस्ट ऑफ विट एंड ब्यूटी मस्ट ऑलवेज बी अ डिज़ायरेबल क्वालिटी बिकॉज it is a source of all the finest and most innocent enjoyment, okay। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बट थॉट देयर बी स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एंड ब्यूटी। अब यहाँ पे डेविड ह्यूम ने टेस्ट और स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी की डेवलपमेंट के ऊपर बात करी है, जिसमें कि प्रैक्टिस और फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस और रोल ऑफ रीज़न के बारे में बात करा है। सबसे पहला जो प्रैक्टिस है उसके अंदर ये है कि डेलिकेसी ऑफ टेस्ट और एक्सपीरियंस फॉर कंपैरिजन को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही एसेंशियल है, ओके। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो डेलिकेसी ऑफ टेस्ट डेवलप नहीं होगा और हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हमें कंपैरिजन का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम ठीक से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है डेवलपमेंट के लिए। दूसरी उन्होंने बात करी है फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस, मतलब कि क्रिटिक्स को, मतलब क्रिटिक्स के जो पर्सनल बायस होते हैं उनको इग्नोर करने के लिए सिर्फ आर्ट पे, मतलब कि जो वर्क है उस पर फोकस करना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम आर्ट पे फोकस करें, ना कि क्रिटिक्स के पर्सनल बायस पे, ओके। और दूसरा जो है वो है रोल ऑफ रीज़न। रीज़न का क्या रोल है स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट में और ब्यूटी में? इट इज़ यूज़फुल फॉर अचीविंग इम्पार्शियलिटी, मतलब कि रीज़न से क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट की जो जजमेंट है और ब्यूटी की जो जजमेंट है वो इम्पार्शियलिटी के साथ होगी, मतलब कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, रीज़न देंगे तो। और दूसरा यहाँ पे डेविड ह्यूम ने ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट को डिफ़ाइन करा है एज अ स्ट्रॉन्ग सेंस यूनाइटेड टू डेलिकेट सेंटिमेंट्स और इम्प्रूव्ड बाय प्रैक्टिस
और perfected by comparison and cleared of all prejudice. Okay, it is a true standard of taste according to David Hume. Okay, so ये पूरा इस टॉपिक के अंदर है दिया हुआ, जो मैंने पूरा समराइज़ करके आपको बताया है ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. ओके, ताकि कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस ना रहे, इस वजह से मैंने ऐसे आपको समझाया है. नाउ दूसरा टॉपिक है हमारा, व्हाट वेयर आर सच क्रिटिक्स डिफेंडिंग हिम अगेंस्ट हिज एनिमीज़. सो ये टाइटल है. सो थॉट स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट इज़ मोर और लेस यूनिवर्सल. हमेशा यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि वेरिएशंस हैं टेस्ट में ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमर्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड पर्टिकुलर कस्टम्स और मैनर ऑफ डिफरेंट रीजंस. इन सब चीज़ों की वजह से बहुत वेरिएशन है टेस्ट के अंदर. ओके, मतलब कि सबकी जो अलग अलग पसंद हैं वो इन सारी चीज़ों की वजह से भी हैं. दस सम वेरिएशन इन अ ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट इज़ अनअवॉइडेबल. ठीक है, और पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग डिफरेंट टेस्ट इन देयर एस्टिमेशंस ऑफ व्हाट इज़ गुड. मतलब कि लोगों का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं. ठीक है, कि क्या अच्छा है क्या बेकार है. और भले ही इतने सारे वेरिएशंस हैं टेस्ट के अंदर, बट स्टिल यूनिवर्सल क्वालिटीज़ वर्क्स के अंदर, वर्क ऑफ आर्ट के अंदर स्टिल वैल्यूड हैं. ठीक है, यूनिवर्सल क्वालिटीज़. ओके, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम और द प्लेस ऑफ इट्स कॉन्सेप्शन. ठीक है, और एक वर्क ऑफ आर्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है मोरालिटी को और डिसेंसी को, वो हमेशा बेटर होता है देन वन दैट रिप्रेजेंट विक्यूअस मैनर. ओके, और ये मोरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी अप्लाई होता है. वाइल मोरल स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, देयर आर स्टिल यूनिवर्सल मोरल क्वालिटीज़ जो कि वर्क ऑफ आर्ट के अंदर वैल्यूड होती हैं. ओके, ऑफ ऑल द वेरिएशन दैट स्पेस एंड टाइम अलाउ. अब इसके लिए ह्यूम क्लेम करते हैं दैट दोज कॉज बाय डिफरेंसेस ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो कि मोस्ट एक्सक्यूजेबल हैं. एक्सक्यूजेबल मतलब कि जो माफ़ी लायक होते हैं. ठीक है, जो माफ़ करने लायक होते हैं. एंड किसी भी पोइट की गलती पर कोई भी रिलीजियस प्रिंसिपल नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, कि रिलीजियस प्रिंसिपल के थ्रू कोई पनिशमेंट दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं. ही क्लेम्स इवन सो ही कंक्लूड्स विद द सेइंग दैट इवन रिलीजियस सेंटिमेंट्स इज़ वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म व्हेन इट टर्न्स इनटू सुपरस्टिशन. मतलब कि जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं भी सुपरस्टिशियस में बदल जाएं, अंधविश्वास में बदल जाएं, तो वो क्रिटिसिज्म की लायक होती हैं. ठीक है, मतलब कि आलोचना के लायक होती हैं वो. और व्हेन इट इज़ यूज टू रेफर समथिंग बैनल. बैनल का मतलब होता है समथिंग इज़ अनओरिजिनल. ठीक है, जो चीज़ें मतलब रियल ना हो वो चीज़ें. एंड देयरफॉर पेट्रार्क कंपैरिजन टू हिज बिलव्ड लूरा टू जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूम इज़ रिडिकुलस. मतलब कि जो ह्यूम है ये इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो पेट्रार्क हैं उन्होंने अपनी बिलव्ड लूरा का कंपैरिजन जीसस क्राइस्ट के साथ करा, और ये चीज़ ह्यूम के अकॉर्डिंग रिडिकुलस है. ओके, नाउ इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और अब हम इसका थोड़ा सा समय ऑफ कर लेते हैं, मतलब इसको समराइज़ कर लेते हैं इस चैप्टर को. तो बेसिकली ह्यूम ने इस चैप्टर के अंदर, ह्यूम के ऐसे के अंदर जो इंफीरियर ट्रेडिशन है वो ह्यूम के ऐसे का पार्ट है. और अकॉर्डिंग टू हिम जितने भी थॉट्स होते हैं, जितने भी परसेप्शंस हैं, उनका रिजल्ट होता है एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस. ओके, और उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी है दैट ब्यूटी एंड द अगलीनेस आर नॉट क्वालिटी इनहेरेंट इन ऑब्जेक्ट्स. मतलब वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होती है, वो जो उस ऑब्जेक्ट्स को समझने वाला है, मतलब कि जो ऑब्जर्वर है उसकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ अगली है या ब्यूटीफुल है. ओके, सो अगर हम बात करें तो ह्यूम ने कंटेंट करा है दैट ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट और ब्यूटी इज़ एक्चुअली पॉसिबल एंड इट इज़ थ्रू मोर एक्सपीरियंस. ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, और उसके लिए स्किल्स चाहिए. एक्सपीरियंस के साथ हमें स्किल्स आएंगी, और स्किल्स के थ्रू हम किसी भी चीज़ की ट्रू ब्यूटी को जान पाएंगे. ओके, और एक ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और डेलिकेसी ऑफ टेस्ट ज़रूरी है, स्किल्स ऑफ कंपैरिजन ज़रूरी है, एज वेल एज गुड सेंसिबिलिटी और अवॉइड प्रेजुडिस. ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. एंड ह्यूम वॉज नोन फॉर द एक्सप्लोरेटरी नेचर ऑफ हिज राइटिंग्स. ओके,
तो ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हमें जाननी थी, जो कि हमने जान ली है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। नाउ हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एडमंड बर्ग का, जिसके अंदर हमें पढ़ना है एडमंड बर्ग का वर्क अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड द ब्यूटीफुल। सो ये एक एडमंड बर्ग की बुक है, जिसके अंदर से कुछ पार्ट्स दिए गए हैं हमारी इस बुक के अंदर, जो पार्ट्स हमें पढ़नी है, ठीक है। अबाउट द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे इस बुक के जो पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट 1 में सेक्शन 7 और सेक्शन 18 हमें पढ़ना है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर सेक्शन 1 से लेके 8 तक पढ़ना है। देन पार्ट 3 में हमें पढ़ना है सेक्शन 27। ओके, सो सबसे पहले हम एडमंड बर्ग के बारे में जान लेते हैं। एडमंड बर्ग का टाइम की बात करें तो एडमंड बर्ग का बर्थ 1729 में हुआ था और 1797 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। एंड ही वॉज ना वेरी फेमस एंग्लो इंग्लिश स्कॉलर और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे ये, साथ ही साथ एक स्टेटमैन भी थे। और इन 1956 इन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश करी थी, विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी नाम था उस बुक का। ओके, विच वॉज अ सैटिरिकल टेक ऑन द नोशन ऑफ सिविल सोसाइटी। ओके, मतलब कि वो सिविल सोसाइटी के ऊपर एक सैटिरिकल था। और इन 1757 इन्होंने पब्लिश करी थी इनकी बुक that given extract are taken from philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful। और इस बुक के कुछ पार्ट्स आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये दोनों ही बुक बहुत ही पॉपुलर हुई थी इनकी, ठीक है। एंड इन 1770 इन्होंने पब्लिश करा था एक पॉलिटिकल पैम्फलेट इन विच ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, जिसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। एंड एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे, इनकी करियर की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी नंबर्स ऑफ बुक्स एंड पैम्पलेट्स लिखी थी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस। ओके, एंड ही वाज अ ट्रेडिशनलिस्ट जो बिलीव करते थे कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ मोनार्की और हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी शुड बी डिफेंडेड। ओके, एंड दी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। सो इन्होंने 1790 के अंदर एक पैम्पलेट पब्लिश करा था दैट कॉल रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ओके, इसका नाम था, इन विच ही क्रिटिसाइज द रेवोल्यूशन एंड वॉर्न अगेंस्ट द पिल्स ऑफ अनकंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ओके, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्होंने मतलब डिस्कस करी थी। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर को पार्ट 1 से। सो पार्ट 1 सेक्शन 7 ऑफ द सबलाइम, तो ये टाइटल है सबलाइम। अब यहाँ पे हमें सबलाइम के बारे में जानना है। एडमंड बर्ग ने सबलाइम के बारे में क्या बात कही है, क्या होता है सबलाइम, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। सो कॉलिंग द सबलाइम, सबलाइम क्या होता है बेसिकली, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन विच द माइंड इज़ कैपेबल ऑफ फीलिंग। मतलब आपको सीधा सीधा बताऊँ तो सबलाइम जो है एक फीलिंग होती है जिसके अंदर एक्साइटमेंट के साथ एक फेयर भी आता है। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाऊं अगर, तो आप कहीं पहाड़ों पे गए हैं और वहाँ पे आप ऊंचाई से जब नीचे देखते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट के साथ साथ, एक खुशी के साथ साथ मतलब आप किसी चीज़ की ब्यूटी को देख रहे हो, ठीक है। उसकी ब्यूटी को देखते देखते आपके अंदर एक डर भी है, ठीक है, कि डेट अगर मैं यहाँ से गिर गया तो, इस तरीके का डर। तो जब किसी चीज़ में खुशी के साथ साथ आपको डर भी लगे, ठीक है, वो जो फीलिंग आती है, वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है अंदर से, वो होता है सबलाइम। ज़्यादातर लोग सबलाइम और ब्यूटी को एक समझते हैं कि अगर किसी चीज़ को सबलाइम कहेंगे मतलब कि इट्स अ ब्यूटीफुल। नो, सबलाइम क्या है, सबलाइम विच इज़ लाइक कोई चीज़ आपको सुंदर लग रही है, जैसे पहाड़ी इलाका है वो आपको सुंदर लगता है तो आप देख के कहेंगे कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट सबलाइम क्या है, जब आप उस पहाड़ी पे से जाएंगे मतलब कि देखेंगे तो आपको जब एक एक्साइटमेंट की फीलिंग के साथ साथ एक डर की फीलिंग भी आएगी कि अगर मैं यहाँ से गिर गया या मुझे कुछ हो गया, तो वो जो फीलिंग आती हैं दोनों, उसको कहेंगे सबलाइम। ओके, सो यहाँ पे जो एडमंड बर्ग हैं, ही क्लेम्स दैट एनीथिंग दैट अराउज द आइडिया ऑफ पेन इन अ सोर्स ऑफ द सबलाइम। मतलब कि ये क्लेम कर रहे हैं दैट एनीथिंग जो भी आइडिया ऑफ पेन लेके आ रहा है,
वो आइडिया ऑफ पेन जो है वो सबलाइम का सोर्स होता है। सबलाइम इज़ नॉट द सेम एज टेरर, मतलब कि टेरर नहीं कह सकते हो आप सबलाइम को, उसकी तरह सेम नहीं है, बट वर्क्स इन अ वे एनागलस टू टेरर। एनागलस मतलब होता है सिमिलर, टेरर की तरह है, बट टेरर वाली फीलिंग नहीं है पूरी तरीके से। ओके, एंड दस एनीथिंग दैट इज़ टेरिबल, और जो टेरिबल का हिंट भी देती हो, वो सोर्स हो सकता है सबलाइम का। ओके, और ही स्टेट दैट पेन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर इमोशन देन प्लेजर। ओके, मतलब कि खुशी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इमोशन जो है वो है पेन। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्ग, द वर्स्ट टॉर्मेंट इज़ ऑलवेज मोर इंटेंस दैन द बेस्ट ऑफ प्लेजर एनीवन कैन इमेजिन और एक्सपीरियंस। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा भयानक पेन होता है वो किसी भी बेस्ट प्लेजर से ज़्यादा तीव्र होता है, मतलब इंटेंस होता है, मतलब कि कह सकते हो प्रचंड हो सकता है। ठीक है, जो कि इमेजिन करा जा सकता है और एक्सपीरियंस करा जा सकता है। ओके, सो ही ऑल्सो गोज ऑन टू से दैट वाइल डेंजर और पेन आर टू इमिनेंट एंड क्लोज, दे डू नॉट गिव एनी प्लेजर बट परसीव फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंसेस, दे कैन बी सोर्स ऑफ डिलाइट एंड हैंस ऑफ द सबलाइम। मतलब कि जब डेंजर और पेन बहुत ज़्यादा इमिनेंट हो जाएं और क्लोज हो जाएं, सो वो प्लेजर नहीं देते हैं, बट परसीव्ड व्हेन वो डिस्टेंस से हमें मिल रहा होता है, मतलब कि उस चीज़ से हम दूर होते हैं, डिस्टेंस में वो चीज़ हमें मिल रही होती है, तो वो हमारा सोर्स बन जाता है डिलाइट का और हमारे प्लेजर का। ओके, जिसको हम सबलाइम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि आप किसी पहाड़ी पे हो, वहाँ से आप जब जाओगे और देखोगे तो आपके मन में एक डर होगा, लेकिन उस डर के साथ साथ ये भी होगा कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपके अंदर इस चीज़ का डर होगा कि अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गया तो क्या होगा। तो वो जो डर के साथ जो एक खुशी भी है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अभी मेरे को कुछ नहीं हुआ है और यहाँ की ब्यूटी मैं देख रहा हूँ, तो वो फीलिंग जो होगी वो कहलाती है सबलाइम। ओके, नाउ पार्ट 1 का सेक्शन 18 पढ़ना है, द रिकैप्चुलाइजेशन। रिकैप्चुलाइजेशन का मतलब होता है कि समराइज़ करना, मतलब दोबारा जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, इसके अंदर हम पार्ट 1 के अंदर जो पढ़ा था उसे समराइज़ करेंगे। यहाँ पे बर्ग ने समराइज़ करा है पार्ट 1 को, जिसके अंदर उन्होंने बोला है ही स्टेट दैट पेन एंड डेंजर आर टेरिबल व्हेन इमीडिएट। ठीक है, मतलब जब पेन और डेंजर इमीडिएट हो तो वो टेरिबल होता है, बट अगर वो इमीडिएट होने वाला पेन और डेंजर हमें अफेक्ट ना करे तो फिर वो डिलाइटफुल हो सकता है, मतलब कि वो हमें खुशी दे सकता है एक। ओके, एंड ही पॉइंटली कॉल्स दैट फीलिंग्स डिलाइट नॉट प्लेजर। उन्होंने इस फीलिंग को डिलाइट बोला है, प्लेजर नहीं बोला है। प्लेजर होता है आनंद और डिलाइट होता है एक खुशी, एक छोटी सी जो अंदर हमारे अंदर एक खुशी होती है कि हाँ चलो हम सेफ हैं, इस तरीके की जो खुशी होती है, एक फीलिंग, वो वाली खुशी। एंड दैट डिलाइट दैट अराइज फ्रॉम पोटेंशियल पेनफुल थिंग्स इज़ नॉट प्लेजर बट सबलाइम। मतलब कि वो जो खुशी होती है, वो जो डिलाइट होता है जो इन चीज़ों से आता है, इन पेनफुल चीज़ों से आता है, वो प्लेजर नहीं होता है बट वो सबलाइम कहलाता है। ओके, उसको हम सबलाइम कहते हैं। सबलाइम इज़ नॉट अ पॉजिटिव प्लेजर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो प्लेजर, जो मतलब जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, जिन चीज़ों से हमें आनंद मिलता है, वो वाला जो एक प्लेजर मिलता है हमें, वो पॉजिटिव प्लेजर, वो हमें सबलाइम से नहीं मिलता है। सबलाइम की जो खुशी होती है और ये जो प्लेजर वाली खुशी होती है, ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन ये जो सबलाइम वाली फीलिंग होती है, ये मच स्ट्रॉन्गर इमोशन होता है, जो कि कहाँ से आता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन से। मतलब कि खुद को बचाने के लिए जो एक फीलिंग आती है, वो जो एक खुशी मिलती है हमें, उससे आता है। तो ये उस प्लेजर से मच स्ट्रॉन्गर इमोशन होता है। ओके, नाउ अब जो एडमंड बर्ग हैं वो हमें दो सोसाइटीज़ के बीच का डिफरेंस बताते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो सोसाइटी है वो है सोसाइटी ऑफ सेक्स, जिसके अंदर जो लोग हैं वो लव के अंदर लस्ट को मिक्स करते हैं। ओके, जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, मतलब कि जो मेन मकसद है उनका वो है ब्यूटी ऑफ वुमेन। ओके, एंड अदर साइड जो ग्रेट सोसाइटी है, जिसके अंदर सारे मैन और जो अदर एनिमल्स रहते हैं, उसके अंदर आता है गवर्निंग पैशन इज़ लव विदाउट लस्ट। ओके, एंड
यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लव विदाउट लस्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है ब्यूटी इन जर्नल। यहाँ पे ब्यूटी को डिफाइन करा गया है एज वॉट एवर एक्साइट इमोशन ऑफ अफेक्शन एंड टेंडरनेस इन बिहोल्डर। ओके, मतलब यहाँ पे जो ब्यूटी है वो किसी के लिए दया या फिर कोमलता, या फिर मतलब किसी के लिए सच्चा जो प्रेम होता है, दया भाव वाला और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाला जो फीलिंग होती है, उस वो होती है यहाँ पे रियल ब्यूटी। ओके, इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अब नाउ जो बर्क हैं वो कहते हैं कि ये जो प्लेजर हमें लव से मिल रहा है, इस लव के अंदर जो प्लेजर है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। मतलब कि इसके अंदर ऑलवेज प्योर प्लेजर नहीं रहता है, इसके अंदर सर्टेन सेंस ऑफ लॉस, मतलब कि किसी चीज़ को खोने का डर, ठीक है, अपने प्यार को खोने का डर, ये चीज़ हमेशा मिक्स रहती है। मतलब कि सिर्फ खुशी नहीं रहती है इसके अंदर, इस प्लेजर के अंदर। ओके, एंड बर्क कहते हैं कि ये जो मिक्स सॉर्ट ऑफ प्लेजर है ये डिफरेंट है इन नेचर फ्रॉम पेन, मतलब पेन से अलग है ये, ठीक है। हैंस कैन नॉट बी कॉल्ड पेन, हम इसको पेन नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से। अनदर टाइप ऑफ पैशन जिसके अंदर मेंशन है सिंपैथी, ओके, जो कि हमें इस लाइक बनाती है, इस कैपेबल बनाती है कि हम दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाएँ, ठीक है, वो जो पेन या फिर प्लेजर है उसको हम फील कर पाएँ। ओके, और जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको समझ पाएँ। नाउ नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, जिसके अंदर सेक्शन 1 दिया है सबसे पहले, ऑफ द पैशन कॉज बाय द सबलाइम। सो अकॉर्डिंग टू बर्क, जो फीलिंग सबलाइम से प्रोड्यूस होती है उसके अंदर एस्टॉनिशमेंट और टेरर मिक्स होते हैं। एस्टॉनिशमेंट एक फीलिंग होती है, सरप्राइजिंग फीलिंग, ठीक है, जो हैरान कर देती है। ओके, और टेरर तो पता ही है, डर। तो जो फीलिंग सबलाइम से प्रोड्यूस होती है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है, एस्टॉनिशमेंट एंड टेरर। एक ऐसी फीलिंग जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। ओके, मतलब कि जिसकी अपनी एक अलग पावर होती है, ठीक है, एक फोर्स होती है, और जो देखने वाले के मन को इस हद तक भर देती है कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता। ओके, सो अब नेक्स्ट है वो हमारा पार्ट 2, जिसके अंदर सेक्शन 2 है अबाउट टेरर। सो फेयर और टेरर वो फीलिंग है जो मन के काम करने और रीजनिंग करने, मतलब कि तर्क करने की पावर को छीन लेती है। मतलब कि अब जब डर लगता है तो आपकी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेती है उस टाइम पे। ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक पैरालाइज कर देने वाली भावना होती है, ठीक है, एक फीलिंग होती है जो हमें इस तरीके से कर देती है जैसे हम पैरालाइज हो गए हों, हम कुछ कर नहीं पा रहे हों, सोचने समझने की हमारी शक्ति को छीन लेती है जब हम डर जाते हैं। मतलब कि सो टेरर इज़ वॉट बर्क कॉल्स रूलिंग पैशन ऑफ द सबलाइम। मतलब कि सबलाइम के अंदर टेरर होता ही होता है। ओके, ये टेरर वाली फीलिंग होती है, ये सबलाइम के अंदर होती है। ही प्रोवाइड्स द एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन ग्रीक एंड लैटिन, मतलब कि वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स के, जहाँ एक ही वर्ड का यूज़ टेरर और एडमिरेशन, मतलब कि प्रशंसा, दोनों के लिए करा जाता है। मतलब कि दोनों को ही रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिससे कि ये प्रूव होता है डेट कि ये दोनों फीलिंग आपस में डीपली कनेक्टेड है, मतलब कि गहराई से जुड़ी हुई हैं। ओके, नाउ पार्ट 2 का सेक्शन 3 है अबाउट ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब कि जो चीज़ें क्लियर ना हो। सो ऑब्सक्योरिटी मेक अ थिंग मोर टेरिबल, मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर आपको क्लैरिटी ना हो, किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा डरावनी लगती है और ज़्यादा टेरिबल लगती है, आपको और ज़्यादा डराती है। That obscure or unknown is always more terrifying that which is clearly known, मतलब कि जो चीज़ें हमें पता ही ना हो वो चीज़ें हमें ज़्यादा डरावनी लगती हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा डराती हैं। Things that human minds cannot comprehend and clearly such as ghost, spirits cause more dread and fear, मतलब कि जैसे एग्जांपल लें कि भूत प्रेत, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है ज़्यादा कुछ, तो इस वजह से हमें उन चीज़ों से डर लगता है। मतलब कि जो चीज़ें ह्यूमन माइंड्स को क्लियर ना हो वो चीज़ें ह्यूमन माइंड को और ज़्यादा टेरिफाइंग लगती है, उनके मन में डर पैदा करती हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बर्क इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है
मिल्टन के थ्रू जो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो पार्ट 2 था जिसके अंदर डेथ का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अनसर्टेनिटी, ऑब्सक्योरिटी और कन्फ्यूज़न था, जिसकी वजह से डेथ को रीडर्स के लिए और भी ज़्यादा टेरिबल और सबलाइम बना देता है। ओके, नाउ हमारा पार्ट 2 सेक्शन 4 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर है ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन क्लियरनेस एंड ऑब्सक्योरिटी विथ रिगार्ड टू द पैशन। मतलब कि फीलिंग्स के रिगार्डिंग हमारी क्लियरनेस और ऑब्सक्योरिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें एडमंड बर्क ने बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की विजुअल डिस्क्रिप्शन जैसे कि पेंटिंग और उसके वर्बल डिस्क्रिप्शन की कंपैरिजन में बर्क का ये दावा है कि जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है वो हमारी फीलिंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है वो क्या करता है, वो एक ऑब्सक्योरिटी और एक इम्परफेक्ट आइडिया को रेज करता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी ना होगी, मतलब कि आप उस चीज़ को जानना चाहोगे, जब आपको उस चीज़ के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, आपके सामने वो चीज़ पूरी तरीके से नहीं आएगी। मतलब कि जब किसी चीज़ के बारे में बोल के बताया जाता है तो ज़रूरी तो नहीं कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आपको जब बोल के बताया जा रहा है तो उसके अंदर आपको लगता है कि ऐसी ही क्या चीज़ है जिसके बारे में इतना सब कुछ बताया जा रहा है। आपको एक अनक्लैरिटी जो रहती है उससे आपके ऊपर एक मतलब आपकी माइंड पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे बर्क कहना चाह रहे हैं कि एक वर्बल डिस्क्रिप्शन एक विजुअल डिस्क्रिप्शन से बेस्ट होता है, क्योंकि जो विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है वो उसकी क्लियरनेस की वजह से लोगों के अंदर एक इक्वल सेंस रेज कर पाता है। मतलब उसके अंदर लोगों को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर लोग उसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे लोगों के सामने कोई पेंटिंग है तो लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ इसके अंदर क्या पेड़ बना हुआ है, इंसान बना हुआ है, क्या चीज़ है। तो वो चीज़ इंसान को जब एकदम से क्लियर हो जाती है, कोई चीज़ किसी इंसान को ईज़िली समझ आ जाती है तो उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन कोई चीज़ अगर किसी इंसान को अनक्लियर है तो उसके अंदर एक जो एक्साइटमेंट जागती है, जो एक फीलिंग जागती है उसको जानने की, तो वो उस इंसान पे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ओके, सो यहाँ पे एडमंड बर्क यही कहना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एडमंड बर्क कहते हैं दैट वर्ड्स आर मोर इफेक्टिव टूल टू रोज पैशन इन द ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस के अंदर एक पैशन रोज करने के लिए जो वर्ड्स हैं वो मोर इफेक्टिव टूल हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब जो बर्क हैं वो हॉर्स की और पोएटिका से एक एग्जाम्पल लेते हुए ये क्लेम करते हैं दैट व्हाट वी सी फ्रॉम अ ग्रेटर इम्प्रेशन अपॉन आवर माइंड देन व्हाट वी हियर। मतलब कि हॉर्स पोएटिका में ये बोला गया था कि जो हम देखते हैं उसका हमारे मन पर सुनने से कई गुना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पर यहाँ पे जो बर्क हैं वो इसके ऊपर एक आर्गुमेंट करते हैं और कहते हैं कि पोइट्री ऑलवेज मोर अफेक्टिंग होती है देन पेंटिंग। मतलब कि एडमंड बर्क के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं रेदर देन देखने की बजाय। मतलब कि जो चीज़ें हम देख लेंगे वो हमें क्लियर हो गई तो हमें फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ें हम सुनते हैं तो वो चीज़ें हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से उस कन्फ्यूजन की वजह से हमारे अंदर एक फीलिंग रहती है उस चीज़ को और भी ज़्यादा जानने की। ओके, सो फ्रॉम एंटिसिडोल एक्सपीरियंस ही इज़ सर्टेन दैट पोइट्री इज़ मोर इफेक्टिंग इन राउज द पैशन ऑफ द ऑडियंस। ओके, मतलब कि कविता ऑडियंस की भावनाओं को जगाने के लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, एक पेंटिंग से ज़्यादा, क्योंकि पोइट्री जो है वो एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो कि मोर ऑब्सक्योर है। ठीक है, मतलब कि अनक्लियर है। एंड ही गोज़ ऑन टू द स्टेट अ क्लियर आइडिया इज़ अनदर नेम फॉर अ लिटिल आइडिया। यहाँ पे एडमंड बर्क कहते हैं कि जो एक क्लियर आइडिया है, मतलब कि जो चीज़ क्लियर है वो एक
छोटे से आइडिया की तरह, मतलब लिटिल आइडिया है जो मतलब कि लोग देखते हैं जल्दी समझ जाते हैं, उसके बाद उसकी कहानी ख़त्म, उसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। एंड जो आइडिया इन्फिनाइट है, मतलब कि जिसका कोई अंत ही ना हो, लोगों को उसकी लिमिट ही ना पता हो, तो लोग उसकी वजह से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उस चीज़ से, ठीक है, मतलब कि ऑडियंस। नाउ यूजिंग लाइन्स फ्रॉम द बुक ऑफ जॉब एज एग्जाम्पल, ही क्लेम दैट इमेज इवोक्ड बाय वर्ड्स are more terrible and more striking than the clearest depiction of an object in painting। मतलब कि वर्ड्स के थ्रू जो इमेज क्रिएट होती है वो पेंटिंग में किसी ऑब्जेक्ट के क्लियरेस्ट डिपिक्शन से भी ज़्यादा टेरिबल और इफ़ेक्टिव होती है। नाउ जो पार्ट 2 का सेक्शन 5 है वो है अबाउट पावर। अब यहाँ पे बर्क ये चीज़ बोलते हैं कि आई नो ऑफ नथिंग सबलाइम विच इज़ नॉट सम मॉडिफिकेशन ऑफ पावर। कि बर्क ये आर्ग्यू देते हैं दैट कोई भी सबलाइम ऑब्जेक्ट फ्री नहीं है पावर की मॉडिफिकेशन से, पावर की कुछ मॉडिफिकेशन से। क्यों? अब देखिए यहाँ पे जो बर्क हैं वो एग्जांपल से हमें समझाते हैं कि जो पावर है उसे सबलाइम माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबलाइम और पावर है उसमें क्या सिमिलैरिटी है कि पावर भी टेरर पैदा करती है, मतलब कि डर पैदा करती है, और सबलाइम भी, सबलाइम के अंदर भी एक टेरर होता है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पावर और सबलाइम के बीच में एक कनेक्शन बनाती हैं, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे कि वाइल्ड जो मतलब कि जिन एनिमल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लॉयन, वुल्फ, उन एनिमल्स को सबलाइम कह सकते हैं। वाइल्ड जो एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स, डॉग, मतलब कि जो बंधुआ एनिमल्स हैं जिनको हम पाल सकते हैं, उनको हम सबलाइम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेरर पैदा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो गॉड हैं उनकी इन्फिनाइट पावर के लिए लोग उनसे कहीं ना कहीं एक तरीके से डर के भी उनकी पूजा करते हैं कि भगवान मतलब गुस्सा हो जाएंगे तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा, ये सोचकर भी। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सबलाइम आता है। ओके, सो यहाँ पे बताया है कि पावर और सबलाइम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, नाउ पार्ट 2 के अंदर जो सेक्शन 4 है वो है अबाउट प्राइवेशन। प्राइवेशन हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, मतलब किसी चीज़ का अभाव, एब्सेंस, ठीक है। सो यहाँ पे जो बर्क हैं वो बोलते हैं कि प्राइवेशन बहुत ही ग्रेट है, बिकॉज ये भी टेरिबल को क्रिएट करती है, मतलब कि एक डर पैदा करती है किसी चीज़ का ना होना। मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डार्कनेस के अंदर लाइट की एब्सेंस होती है, सॉलिट्यूड के अंदर कंपनी की एब्सेंस होती है, साइलेंस के अंदर साउंड की एब्सेंस होती है, और ये सब जो हैं ये ग्रेट के साथ साथ टेरिबल भी हैं। मतलब कि ये सब ग्रेट तो है ही है, साथ ही साथ ये एक टेरिबल को भी क्रिएट करती है, मतलब एक डर भी पैदा करती हैं, ठीक है, किसी चीज़ का ना होना। अगर अंधेरा है और अंधेरे में लाइट ना हो तो ये एक डर पैदा करती है। सो इसके लिए बर्क जो है वो वर्जिल के एक वर्क की कुछ लाइंस उठा के जिसके अंदर हेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, उसमें उसके थ्रू मतलब एग्जांपल देके बताते हैं कि कैसे जो प्राइवेशन है वो एक सबलाइम हो सकती है। प्राइवेशन मतलब अभाव। ओके, नाउ दूसरा है हमारा पार्ट 2 सेक्शन नंबर 7 जिसके अंदर है अबाउट वास्टनेस। अब यहाँ पर बर्क बात करते हैं वास्टनेस की। वास्टनेस जो है वो सबलाइम का ही एक सोर्स है, ठीक है। एनीथिंग दैट इज़ सो ग्रेट इन डायमेंशन एज टू ऑलमोस्ट इन्फिनाइट इज़ ऑफ्टन परसीव्ड एज अ सबलाइम। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इन्फिनाइट है, उसको हम एज अ सबलाइम परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वास्टनेस ऑफ द स्काई और वास्टनेस ऑफ द ओशन, ये भी सबलाइम की इमेज है। जैसे कि एग्जांपल ये जो ओशन की वास्टनेस है ये सबलाइम कैसे है,
ये हमें एक डिलाइट भी दे रही है कि यार कितना वास्ट होता है ओशन, कितनी गहराई है, इतना बड़ा है, इन्फिनाइट है। और एक तरफ हमें टेरर वाली फीलिंग भी आ रही है, ये हमारे अंदर एक टेरर भी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ये डर है कि इस ओशन के अंदर अगर हम चले गए तो हमारा क्या होगा, है ना। तो इस तरीके का जो डर आ रहा है हमारे अंदर, और साथ ही साथ उसको देख के एक्साइटमेंट वाली फीलिंग और एक डिलाइटफुल जो फीलिंग आ रही है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबलाइम है। ओके, सो वास्टनेस के अंदर भी सबलाइम होता है। अब इसके बाद है सेक्शन 8, जिसके अंदर बात हुई है इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी इज़ अनदर कॉज ऑफ द सबलाइम। ओके, इन्फिनिटी कैन अक्रॉस हॉरर इन द ह्यूमन माइंड। मतलब कोई चीज़ इन्फिनाइट है तो वो चीज़ ह्यूमन माइंड में एक हॉरर वाली फीलिंग को पैदा करता है। मतलब कि एक हॉरर फीलिंग आती है किसी भी इंसान के दिमाग में जब उसे पता चलता है किसी चीज़ के बारे में कि वो इन्फिनाइट है। सो वो जो हॉरर है उसे बर्क ट्रूएस्ट टेस्ट ऑफ द सबलाइम बोलते हैं। ओके, एनीथिंग दैट सेम इन्फिनाइट इन डायमेंशन और एवर एन आइडिया और एक्शन दैट इज रिपीटेड एंड इन्फिनिटम कैन बी द सोर्स ऑफ द सबलाइम। ठीक है, वो सबलाइम का सोर्स हो सकता है। अब इसके बाद हमारा पार्ट 3 है, जिसके अंदर हमें सेक्शन 27 पढ़ना है, जिसके अंदर है सबलाइम एंड ब्यूटीफुल कंपेयर। तो इस सेक्शन के अंदर बर्क ने डिस्कस किया है अबाउट द आइडिया ऑफ ब्यूटी। ओके, सो यहाँ पे ही कंपेयर द ब्यूटीफुल टू द सबलाइम। अब यहाँ पे जो बर्क है उन्होंने क्लेम किया है कि ये दोनों चीज़ें भले ही सिमिलर ही लगती हैं, मतलब कि ब्यूटीफुल वर्ड और सबलाइम एक तरीके से कुछ स्कॉलर्स जो हैं इस वर्ड को एज अ सिनोनिमसली, मतलब कि पर्यायवाची की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इस तरीके से मतलब सिमिलर लगती हैं उन्हें, कुछ स्कॉलर्स को, ये दोनों वर्ड ब्यूटीफुल और सबलाइम। ठीक है, सो इस पर अब जो एडमंड बर्क हैं उनका ये कहना है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करा है एज अ रिलेटिवली स्मॉलर, मतलब कि स्मॉलर इन डायमेंशन एंड स्मूथ एंड लाइट एंड डेलिकेट, और साथ ही साथ नॉट ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर हो, लेकिन यहाँ पे जो एडमंड बर्क हैं वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को बोल रहे हैं कि ये ऑब्सक्योर नहीं है। ठीक है, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है। और जो सबलाइम हैं, सबलाइम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वास्ट हैं, रफ हैं, रग्ड हैं और डार्क हैं, ग्लूमी हैं, मैसिव हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स में और सबलाइम ऑब्जेक्ट्स में। और यहाँ पे बर्क आर्ग्यू करते हैं दैट ब्यूटी इज़ फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ प्लेजर। ठीक है, मतलब ब्यूटी जो है उसके अंदर है आइडिया ऑफ प्लेजर। ठीक है, वाइल जो सबलाइम है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है आइडिया ऑफ पेन। सो ये इनका बीच का डिफरेंस है। ओके, इवन व्हेन फाउंड इन अ सेम ऑब्जेक्ट, भले ही दोनों चीज़ें एक सेम ऑब्जेक्ट में देखने को मिले, ब्यूटी और सबलाइम, फिर भी इन दोनों के बीच में डिफरेंट नेचर की वजह से इनके बीच में ये डिफरेंस है। ओके, सो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एडमंड बर्क का यही हमें पढ़ना था। और अगर हम इसका समिंग अप करें तो जैसे कि ह्यूम और बर्क हैं, ये भी बिलीव करते हैं दैट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट करता है एंड ही डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल प्रेफरेंस एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड एंड बिलीव दैट ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट और प्रेफरेंस। ओके, मतलब कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट करता है इनके अकॉर्डिंग। ऑल्सो जस्ट लाइक ह्यूम, बर्क ऑल्सो बिलीव दैट while objective and universal standard of taste can be decided upon, some peoples would always possess more knowledge than other and hence he better judges of the value of work of art. Okay, so इस चैप्टर के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम अपना थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं, मतलब यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, तो हमारा यूनिट 1 के अंदर डेविड ह्यूम और एडमंड बर्क हमें पढ़ना था, ये हमने पढ़ लिया। यूनिट 2 के अंदर अब हमें पढ़ना है वर्जीनिया वुल्फ का मॉडर्न फिक्शन 1925। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं वर्जीनिया वुल्फ से। ओके,
तो ये जो वर्जीनिया वुल्फ का मॉडर्न फिक्शन ऐसे है, ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1919 के अंदर एज द मॉडर्न नोवेल इन द टाइम लिटरेरी सप्लीमेंट, एंड सब्सिक्वेंटली इसके अंदर इंक्लूड करा फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वुल्फ कलेक्शन ऑफ एसेज द कॉमन रीडर 1925 के अंदर। ओके, और इसे कंसिडर करा जाता है एज अ सेमिनल टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडर्निस्ट पीरियड। ओके, सो इन दिस यूनिट हमें एक हिस्टोरिकल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट फॉर द ऐसे और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। एंड इसके अंदर हम इंग्लिश लिटरेरी मॉडर्निज्म को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ठीक है। और जो वुल्फ के जो ऑब्जर्वेशंस हैं अबाउट द नोवेल, मॉडर्न नोवेल, वो हम जानेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जानेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वर्जीनिया वुल्फ का इन मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ की बात कर लेते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड और इनकी कुछ चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो वर्जीनिया वुल्फ जो है उनका फुल नेम है एडेलिन वर्जीनिया स्टीफन, और इनका बर्थ हुआ था लंदन में 1882 के अंदर। ओके, इनके जो फादर हैं उनका नाम है सर लेस्ली स्टीफन, and he was an illustrious literary figure of the Victorian period, and he was a well known as the editor of 16-volume Dictionary of National Biography and a compilation of biographies of eminent British citizens. Okay, so वर्जीनिया वुल्फ की मदर की बात करें तो इनकी मदर का नाम था जूलिया जैक्सन, and she was a model for painters. Okay, so वर्जीनिया वुल्फ grown up in a intellectually stimulating household with access to her father extensive library, मतलब कि उनके पास उनके फादर की लाइब्रेरी में जाने की परमिशन थी। अब इनके पास बहुत सारे सोर्स थे टू गेन ग्रेट नॉलेज। ओके, सो इन्होंने बचपन से ही, जब ये छोटी थी तभी से इन्होंने एक फैमिली न्यूज़लेटर के अंदर, जिसके अंदर हाइड पार्क गेट न्यूज़ करके था वो न्यूज़लेटर, उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। एंड शी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ट्रॉमा अर्ली इन लाइफ, मतलब कि बहुत ऐसे इन्होंने ट्रॉमास फेस करी, जैसे कि उसके अंदर था एक इनकी मदर की डेथ होना। 1895 के अंदर ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद इनकी जो स्टेप सिस्टर थी स्टेला, उसकी डेथ हुई थी 1897 के अंदर। एंड देन शी फेस सेक्सुअल अब्यूज़ बाय हर एल्डर स्टेप ब्रदर। ओके, तो अब इनके वर्क की बात करें तो इन्होंने अपनी सबसे पहली नोवेल द व्यूज आउट 1915 3 साल बाद पब्लिश करी थी। एंड हाउएवर शी स्ट्रगल विथ हर मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स थ्रू आउट हर लाइफ, सो शी अटेम्प्ट सुसाइड इन 1913, मतलब कि इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी 1913 के अंदर, बिकॉज इनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। एंड जो इनकी मेंटल इलनेस थी उस टाइम पे डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बाद में पता चला था कि ये जिस प्रॉब्लम से गुजर रही थी उसका नाम है बिपोलर डिसऑर्डर। ओके, सो इनको एक मेंटल प्रॉब्लम थी, लेकिन स्टिल इन्होंने वर्क्स लिखे अपने, ठीक है। सो इन्होंने और इनकी जो हस्बैंड थे लेनार्डो वुल्फ, लेनार्डो और वर्जीनिया ने हॉगवर्ड प्रेस को सेटअप करा था 1917 के अंदर। ओके, जिसके थ्रू इन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी थी, जैसे कि टी.एस. एलियट की और सिगमंड फ्रॉइड की और ई.एम. फॉस्टर की, और खुद के वर्क्स भी पब्लिश करे थे बहुत सारे। और 1925 से लेके 1931 के बीच में वुल्फ ने अपने फाइनेस्ट वर्क जैसे कि नोवेल, शॉर्ट फिक्शंस, जर्नलिज्म, डायरीज और बायोग्राफीज लिखी थी, ठीक है। सो शी वॉज अ सक्सेसफुल राइटर, एंड इनके फिक्शंस और एसेस का मॉडर्न फिक्शन पे और हमारी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बट इनके खुद की इनर पीस ना मिल पाने की वजह से, मतलब मन की शांति ना मिल पाने की वजह से, इनकी जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से इन्होंने 28 मार्च 1941 के अंदर सुसाइड कमिट कर लिया। मतलब कि ये ओस रिवर से इन्होंने मतलब वहाँ पे छलांग लगा के और उस रिवर में डूब के ये इनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इतनी अनस्टेबल मेंटल हेल्थ के होने के बावजूद वर्जीनिया वुल्फ ने वैरायटी ऑफ जॉनर में लिखा, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर बनी ये मॉडर्न नोवेल की। ओके, तो वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स के बारे में बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ
is regarded as one of the innovative novelist of the 20th century. एंड इनकी जो फर्स्ट नॉवल थी वो थी वेज आउट, जो कि 1915 के अंदर पब्लिश हुई थी, और उसके बाद इन्होंने नाइट एंड डे पब्लिश करा था 1919 के अंदर, एंड जैकोब रोम 1922 के अंदर इन्होंने पब्लिश करा, विच डिस्प्ले द बिगिनिंग ऑफ हर टेक्निक्स ऑफ राइटिंग इन अ नॉन लीनियर फैशन। ओके, उसके बाद इनके बहुत सारे वर्क्स आए, जैसे मिसेस डॉलोवी जो कि इन्होंने 1925 में लिखी, विच इज़ स्ट्रक्चर अराउंड द इवेंट ऑफ द सिंगल डे, एंड टू द लाइट हाउस इन्होंने पब्लिश करी थी 1927 के अंदर। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी ऐसी वर्क्स लिखी, और इन्होंने एक ऑरलैंडो एक बायोग्राफी लिखी 1928 के अंदर अबाउट अ राइटर हु लिव्स फ्रॉम एलिजाबेथन टाइम टू द प्रेजेंट। ठीक है, वॉज अ फाइनेंशियली सक्सेस। सो वुल्फ के जो फर्दर एक्सपेरिमेंटेड थे वो थे फॉर्म ऑफ द नोवेल इन द वेव्स 1931 के अंदर। ठीक है, एंड इन एडिशन टू द नोवेल 6 volume of letters, 6 volume of diaries, and numerous volume of essays on artistic theories, literary history, women writing illustrate Woolf's deep engagement with major issues of the early 20th century. Okay, इन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ है, एंड 20th century के अंदर जो वॉर, जेंडर, नोवेल, क्लास, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रिटिश लिटरेरी मॉडर्निज्म के बारे में। तो मॉडर्निज्म की बात करें तो मॉडर्निज्म इज़ अ ब्रॉड टर्म जो कि रेफर करता है टू शिफ्ट इन अ थिंकिंग फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी टू द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, मतलब कि ये जो वर्ड है ये रेफर करता है कि लोगों की जो थिंकिंग है वो कैसे शिफ्ट हुई थी फ्रॉम लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी टू द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो 1914 के अंदर जब ये बिलीफ शैटर्ड हुआ, मतलब कि जो विश्वास था एक सुप्रीमेसी ऑफ कॉलोनियल पावर्स की, जब यूरोपियन डोमिनेशन एंड हो गया वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे ये बिलीफ भी शैटर्ड हो गया, और उस टाइम पे पूरी एक जनरेशन शहीद हुई थी। मतलब कि उस टाइम पे रशिया रेवोल्यूशन पे उतर आया था, एंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जो फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट और जो फिजिस्ट थे और सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि अबाउट सोसाइटी, इंपीरियलिज्म, ह्यूमन नेचर और टाइम इटसेल्फ। ठीक है, और जो वर्क्स थे चार्ल्स डार्विन के, कार्ल मार्क्स के, हेनरी बेगन्स के और सर विलियम जेम्स के और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन जैसे जो लोगों के वर्क्स थे उन पे लोगों ने इनके बिलीफ्स पे रिकन्सिडर करना चालू कर दिया अबाउट गॉड, क्रिएशन, एवोल्यूशन और द यूनिवर्स। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस टाइम पे एक मेजर पार्ट प्ले करा था इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इस टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी, जैसे कि एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल एंड मोशन पिक्चर्स। इन सब ने एक रेडिकल चेंज लाया सोसाइटी के अंदर। ओके, अब जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो आगे अपनी एक फेमस ऐसी मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन 1927 से एक क्वेट लेती हैं, जो इनका बहुत ही फेमस क्वेट है ऑन और अबाउट द दिसंबर 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज। ठीक है, ये उस ऐसे से एक टॉपिक लिया गया है, ह्यूमन कैरेक्टर चेंज, जिनका इन्होंने कनेक्ट करा है टू दी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्ट एग्जीबिशन, जो कि रोजर फ्रायर ने लंदन के अंदर ऑर्गेनाइज कराई थी। ओके, सो यहाँ पे वो बताती हैं अबाउट द चेंजेस, ह्यूमन कैरेक्टर चेंजेस जो 1910 के अराउंड हुए थे। ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन रिलेशंस शिफ्ट हो गए थे, मतलब कि बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट, हस्बैंड एंड वाइफ और उनके पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन, इन सब के बीच में जो रिलेशन था वो काफ़ी चेंज हो गया था, शिफ्ट हो गया था। ठीक है, इस दौरान सो वुल्फ आर्ग्यूड दैट ह्यूमन रिलेशन इन एरियाज लाइक पॉलिटिक्स, लिटरेचर एंड द फैमिली लाइफ शिफ्टेड अराउंड 1910। ओके, सो ये जो चेंज आया था ये जनरली लिंक है मैनेट एंड द पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट एग्जीबिशन से, जिसने कि ब्रिटिश ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराया था टू आर्टिस्ट लाइक सिजैन एंड वैन गो एंड ग्यूगिन। सो इन जैसे आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस कराया था ब्रिटिश ऑडियंस को इस टाइम पे। और जो रोजर फ्रायर हैं ही कॉइंड द टर्म पोस्ट इम्प्रेसिज्म। तो यहाँ पे जो पोस्ट इम्पेरिज्म है इसको इन्होंने डिस्क्राइब करा था ताकि ये इन पेंटर्स को who moved away from the naturalistic depiction of empirism
इनको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने ये टर्म कॉइन करा था। ओके, सो ये जो आर्टिस्ट थे इन्होंने सिर्फ नॉन कन्वेंशनल टेक्निक्स पे फोकस करा, सच एज विजुअल ब्रश स्ट्रोक्स एंड शाउट इंस्पिरेशन इन रूरल सेटिंग्स rather than अर्बन वन। ओके, एंड हालांकि ये उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, बट फ्राई की एग्जीबिशन ने बहुत सारी आर्टिस्ट और राइटर्स को इन्फ्लुएंस करा था। ठीक है, उनको एक नई तरीके के साथ फैमिलराइज कराया था कि किस तरीके से आप एक रियलिटी को पेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, और इसे समझाने के लिए उन्होंने विंसेंट वैन गॉग की एक फेमस पेंटिंग स्टारी नाइट 1889 को दिखाया है, जिसके अंदर की ब्रश स्ट्रोक्स के थ्रू एक टेक्सचर को ऐड करा है कैनवास में। ओके, एंड जो आर्टिस्ट है उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं करा है टू मेक मतलब टू क्रिएट अ रियलिस्टिक पेंटिंग, बट उसने अपना खुद का एक पर्सनल विज़न को चुना है इसको बनाने के लिए। तो ये है वो पेंटिंग जिसके बारे में बात हो रही है, विंसेंट वैन गॉग की द स्टारी नाइट 1889, जो कि म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखी गई। तो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा जो नोटेबल चीज़ है वो ये है कि जो आर्टिस्ट है उन्होंने इमेज को फोटोग्राफी की तरह क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी है। एंड इसके बाद हमें एक और पेंटिंग दिखाई जाती है कार्ड प्लेयर्स की, जो कि पॉल सीज़न ने बनाई है। ठीक है, उसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है कि हाउ द पेंटर हैज़ फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग द पोज ऑफ द फार्मर्स प्लेइंग कार्ड एंड डन अवे विद द एक्सट्रेनियस डिटेल। ओके, मतलब कि उसने किस तरीके से एक जो हमारा पूरा फोकस है वो जो फार्मर्स कार्ड्स खेल रहे हैं उनके ऊपर लगाया है, उनके पोज पे लगाया है, ना कि बाहर की एक्स्ट्रा डिटेल्स पे। ठीक है, तो ये है हमारी वो पिक्चर जो कि पॉल सीज़न ने बनाई है, द कार्ड प्लेयर्स 1892 से 1895। ओके, तो ये पेरिस के अंदर रखी गई है ये वाली पेंटिंग। तो इससे ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि क्यों एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ने मॉडर्निस्ट राइटर्स को इन्फ्लुएंस करा। सबसे पहले इन यूरोप, उसके बाद ब्रिटेन में। ओके, तो लेट 19 से लेके अर्ली 20 सेंचुरी तक लिटरेचर में और मॉडर्निस्ट आर्ट के अंदर एक्सपेरिमेंटेशंस और इनोवेशंस हुई। सो इसके अंदर हाईलाइट करा गया है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशंस थी उनको पर्सनल विजन्स की टूवर्ड्स ले जाया गया इन विजुअल आर्ट्स। एंड उसके अंदर हमें देखने को मिले न्यू मेथड्स टू डिपिक्ट रियलिटी इन द नोवेल, and nothing that these changes were rooted in the historical context rather than a mere desire for originality. So सबसे पहली बात यह है कि मॉडर्निस्ट विजुअल आर्ट्स को शिफ्ट करा गया फ्रॉम एनाटॉमिकल एक्यूरेसी टू एन आर्टिस्ट पर्सनल विजन्स। ओके, सो जहाँ पे मतलब कि जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में उनके जो पर्सनल विजन्स हैं वो लाई, ना कि सिर्फ एक फोटोग्राफी की तरह, मतलब कि कोई इमेज छापनी है या इस तरीके से, या फिर जानबूझ के उसके अंदर एक ओरिजिनलिटी लाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि आर्टिस्ट के जो खुद के पर्सनल व्यूज़ थे उनको लाया गया। ओके, अब इसके बाद जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो एक एग्जांपल देते हैं पाब्लो पिकासो लेस डेमोसिल्स डी एविनको का, जो कि एग्जांपल लिया है फॉर एवेंडेंट ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर मतलब कि पर्सनल व्यूज़ का यूज़ करा गया, मतलब कि ट्रेडिशनल जो पर्सपेक्टिव थे उनको छोड़ दिया गया। ओके, एंड बिटवीन 1880 टू 1930 द नोवेल अंडरवेंट मेजर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनके अंदर न्यू मेथड्स का यूज़ करा गया टू डिपिक्ट रियलिटी। ओके, जैसे कि जो डेचिस है उसने ये नोट किया कि ये जो टेक्निकल एक्सपेरिमेंट हुए ये क्राइसिस एंड सिविलाइजेशन की रिजल्ट थे। ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ क्राइसिस इन सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि सभ्यता में संकट। ओके, आगे मेजर इंग्लिश नोवेलिस्ट ने इस पीरियड में ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ राइटिंग फिक्शन को छोड़कर इनवर्ड्स की तरफ ध्यान दिया, इनवर्ड्स मटेरियल्स की तरफ ध्यान दिया उन्होंने। एंड it is generally agreed that amongst other the ideas of French philosophers Henry Bergson, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया उन नोवेलिस्ट को भी जिन्होंने इनके वर्क्स को पढ़ा भी नहीं था। ठीक है,
एंड देन जो विलियम जेम्स एंड सिगमंड फ्रॉइड एंड कार्ल जंग्स, इन लोगों के वर्क्स ने क्या किया कि इन लोगों के वर्क्स ने अटेंशन ड्रॉ करी टूवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर कॉन्शियसनेस एंड रियलाइजेशन दैट ह्यूमन पर्सनैलिटी वॉज नॉट ऑल द क्वांटिफिकेबल एंड ऑब्जर्वेबल, जिसकी वजह से एक डेवलपमेंट हुई। मतलब कि जो ह्यूमन साइकी है वो एक मेजर कंसर्न बन गया मॉडर्न नॉवलिस्ट के लिए एंड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन गया मॉडर्न फिक्शन का ये। एंड अर्ली 20th सेंचुरी जो है वो एक एक्सपेरिमेंटेशन का पीरियड है जिसके अंदर मॉडर्न इंग्लिश नोवेल के अंदर एक्सपेरिमेंटेशंस हुई एंड अ कॉन्शियस रिवॉल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स। ओके, इस टाइम पे ट्रेडिशनल फॉर्म्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ एंड इस टाइम पे ही वॉल्यूमिनिज्म, विक्टोरियन नोवेल और मॉडर्न नोवेल के बीच कंपैरिजन हुआ। कंपेयर करने पे पता चला जो मॉडर्न नोवेल है वो विक्टोरियन नोवेल से बहुत छोटी है एंड जो थर्ड पर्सन नरेटर है वो एज ऑब्जर्वर है एंड वो प्रेजेंट करता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू हो, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स सच एज दोस प्रेजेंटेड बाय द जोसेफ कॉर्नेल एंड जेम्स जॉय in their novels. Okay, so different strategies को adopt करा गया in a quest to depict a subjective reality. Okay, and modern novelists attempted to replicate the working of the human mind through literary techniques like interior monologue, incorrect syntax or faulty grammar and absence of punctuations. Okay, मतलब कि जो मॉडर्न नोवेलिस्ट थे उन्होंने कोशिश करी रेप्लिकेट करने की वर्क्स को, मतलब ह्यूमन माइंड की वर्क्स को थ्रू द लिटरेरी टेक्निक्स। तो ये कुछ लिटरेरी टेक्निक्स के बारे में बात करी थी मैंने अभी, जो थी इंटीरियर मोनोलॉग, इनकरेक्ट सिंटैक्स, फॉल्टी ग्रामर एंड एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशंस। ओके, एंड इन हर ओन फिक्शन वर्जीनिया वुल्फ मास्टर्ड द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, एंड ये जो टर्म है ये कॉइन करा गया है बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890, जिसमें इन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्ट्रीम से लिंक किया है। ओके, अब इसके आगे वर्जीनिया वुल्फ बात करती हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ नोवेल क्रिटिसिज्म, जो कि एक साइड तो लिटरेरी एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही थी अर्ली 20th सेंचुरी तक, जैसे कि जो नोवेलिस्ट थे जैसे कि लाइक हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉर्नेल, वर्जीनिया वुल्फ, ये तो लिटरेरी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और दूसरी तरफ साथ के साथ नोवेल क्रिटिसिज्म भी ग्रोथ कर रहा था। तो इसके लिए इन्होंने कुछ आउटलाइन कीज बताई हैं अबाउट क्रिटिकल वर्क्स एंड आइडिया दैट शेप्ड मॉडर्न फिक्शन, एम्फसाइज अ मूव अवे फ्रॉम विक्टोरियन सेंटिमेंटली एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग इनर कॉन्शियसनेस एंड फ्रेगमेंटेड रियलिटी। ओके, सो सबसे पहले हैं हेनरी जेम्स। तो हेनरी जेम्स ने द आर्ट ऑफ फिक्शन 1884 के अंदर इनिशिएट किया है अ सीरियस डिस्कशन ऑन द नोवेल एज अ आर्ट फॉर्म एडवोकेटिंग फॉर अ फ्रीडम फॉर डेड कैटेगरीज। मतलब कि इसके अंदर उन्होंने बात की है नोवेल की आर्ट फॉर्म के बारे में, जिसके अंदर उन्होंने एडवोकेट किया है डेट कि इसके अंदर जो डेड कैटेगरीज हैं उससे फ्रीडम मिलनी चाहिए। ओके, नोवेल के आर्ट फॉर्म के अंदर। उसके बाद हैं D.H. लॉरेंस, जिन्होंने 1925 के अंदर मोरालिटी इन द नोवेल लिखी है, जिसमें उन्होंने इस बारे में बात करी है कि जो ऑथर स्ट्रगल करते हैं विद द सोसाइटी इम्पोज्ड मोरल्स, मतलब कि जो सोसाइटी उन पे जो मोरल्स थोप देती है उसके साथ जो ऑथर स्ट्रगल करते हैं उसके ऊपर बात करी है इन्होंने अपनी मोरालिटी इन द नोवेल के अंदर। उसके बाद है फेयरसी लवॉक, जिन्होंने अपनी द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन में 1921 के अंदर डिस्कस किया है द फॉर्मल क्वालिटीज़ ऑफ द नोवेल। ठीक है, उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ हैं जिनकी मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन 1924 के अंदर कंसिडर किया गया है अ लिटरेरी मैनिफेस्टो ऑफ मॉडर्निज्म, जिसके अंदर उन्होंने ये आर्ग्यू किया है दैट मॉडर्न फिक्शन को न्यू फॉर्म्स की ज़रूरत है टू एक्सप्लोर अ फ्रेगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, एक फ्रेगमेंटेड रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए न्यू फॉर्म्स की ज़रूरत है मॉडर्न फिक्शन को। ओके, सो इसके अंदर यही बात हुई है। एंड अब आगे है क्रिटिकल कमेंट्रीज। तो
इसके अंदर हमें पता चलता है जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखती हैं एंड कन्वेइंग हर इम्प्रेशन अबाउट अ मॉडर्न नोवेल। एंड ये किसी भी तरीके की फॉर्मल क्रिटिकल प्रिंसिपल्स प्रेजेंट नहीं करती हैं जैसे कि एरिस्टोटल करते थे अपनी पोइटिक्स के अंदर। हर राइटिंग इज़ इनफॉर्मल एंड लिबरली पेपर्ड विद मेटाफर्स एंड इनकी जो कलेक्शन ऑफ एसेज हैं उनके जो टाइटल हैं वो भी इम्प्लीज हैं। एंड वुल्फ के जो वर्क्स हैं वो सारे कॉमन रीडर्स के लिए हैं, ना कि किसी क्रिटिक या स्कॉलर्स के लिए। ओके सो ऐसे बिगिन होता है जिसके अंदर हमें पता चलता है दैट वर्जीनिया वुल्फ शी फील दैट अर्लियर नोवेलिस्ट जैसे कि हेनरी फील्डिंग हैं एंड जेन ऑस्टिन हैं, ये सिंपल टूल्स और प्रिमिटिव मटेरियल यूज़ करते हैं, ये इनका मानना था। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता था कि जो अर्ली नोवेलिस्ट हैं हेनरी फील्डिंग एंड जेन ऑस्टिन ये सिंपल टूल्स और प्रिमिटिव मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि वुल्फ एक्सप्रेस करती है इन डेप्थनेस टू लेट 19th सेंचुरी नोवेलिस्ट, मतलब कि वो बोलती हैं कि हम ये जो लेट 19th सेंचुरीज़ की जो नोवेलिस्ट हैं उनकी ऋणी हैं। ठीक है, बट बाद में इन्हें एक चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जो 19th सेंचुरी के जो नोवेलिस्ट हैं उनके वर्क्स में मोस्टली इनर बॉडी को छोड़ के, मतलब इंटरनल लाइफ और जो स्पिरिट है उसको छोड़ के एक्सटर्नल जो रियलिटी है, जो बॉडी है, उसके ऊपर फोकस करा गया है। तो ये चीज़ वर्जीनिया वुल्फ को काफ़ी डिसअपॉइंट करती है। उसके बाद जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो एर्नोल्ड बेनेट की जो नोवेल है द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, इसका यूज़ करते हैं एज अ एग्ज़ाम्पल, ताकि वो ये दिखा सकें कि वो इन राइटर्स के साथ मतलब इनका उन राइटर्स के साथ जो क्रूएल है, मतलब कि जो मतभेद है उस चीज़ को दिखाने के लिए वो एर्नोल्ड बेनेट नोवेल की द ओल्ड वाइफ टेल्स का यूज़ करती हैं। ओके, जो कि दो सिस्टर्स के बारे में था। ठीक है, कॉन्स्टेंस एंड सोफिया वेनिस के बारे में, जो कि एक शॉपकीपर की बेटी थी और इसे एक मास्टरपीस माना गया है लिटरेरी रियलिज्म के अंदर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वेनिस की जो शॉप है और उसके आसपास जो बिल्डिंग्स हैं जो एक टाउन स्क्वायर के अंदर हैं उसके बारे में बताया है। ठीक है, उसकी लोकेशन और उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में। तो जो वेनिस की शॉप है वो 3 मंजिला बिल्डिंग है। ठीक है, 3 उसके अंदर फ्लोर हैं एंड उसके अंदर ब्लैकिश और कुछ क्रिम्सन ब्रिक लगी हुई हैं, मतलब कि लाल कलर की और काले कलर की कुछ ईंटें लगी हुई हैं उसके अंदर, जो कि लोकेटेड है एट द बॉटम ऑफ द स्क्वायर। और ये स्क्वायर के साउथ के जो साइड है उसके लगभग 1/3 पार्ट में ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जिसकी साइड में एक केमिस्ट की दुकान है, एक कपड़े वाले की दुकान है और साथ ही साथ एक हैनोवर स्प्रिट वॉल्ट्स की दुकान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विंडोज़ के बारे में बताया गया है जिन विंडोज़ पे रेड क्लॉथ्स का रोल लगा हुआ है ताकि हवा की झोंके ना आ सकें। ठीक है, तो इसके बाद कुछ सादे सफ़ेद पर्दे थे वहाँ पे और सिवाय ड्राइंग रूम की खिड़की के जिस पर पर्दे लगे हुए थे। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब पे थे। एंड जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे एक गंदी सी खिड़की लगी हुई थी, तो उस पर ना तो पर्दे थे ना ही वो रेड कलर की जो पैड थे वो भी नहीं थे। ओके, सो वो एक अनयूज्ड रूम था और उस कमरे की एक अलग सीढ़ियाँ थी जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टेंस थी, मतलब कॉन्स्टेंस और सोफिया, मतलब इस शॉपकीपर की जो बेटियां हैं, उनको हमेशा ये लगा रहता था कि इसके अंदर कुछ तो सीक्रेट है, ये एक मिस्टीरियस रूम था उनके लिए, तो वो ये जानना चाहती थी। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि इस रूम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये रूम सिर्फ एक खाली मतलब एक बेकार रूम है जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। फिर आगे वो बताते हैं कि बिल्डिंग का किंग स्ट्रीट पर काफ़ी बड़ा हिस्सा था जहाँ दुकान के पीछे एक बैठक थी, मतलब कि एक जहाँ पे लोग बैठते थे, एक ऐसा रूम था जिसमें एक बड़ी सी खिड़की थी। ठीक है, और एक दरवाज़ा था जो सीधा 2 सीढ़ियों से सड़क पर खुलता था। फिर आगे वो हमें इस दुकान के बारे में एक स्ट्रेंज क्लियरिटी बताते हैं। क्लियरिटी मतलब विशेषता, कि इस दुकान का कोई भी साइन बोर्ड नहीं था, क्योंकि जब पहले एक साइन बोर्ड लगा हुआ था तो जब आंधी तूफान आए तो वो उस साइन बोर्ड को उड़ा के ले गए थे। फिर उसके बाद मिस्टर बेनिस ने
उसे रिप्लेस करने का डिसाइड नहीं कर रहा था। अब अर्नेल्ड बेनेट ने जिस तरीके से दुकान का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा डिस्क्राइब करा है इसे, ये इस पर ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने एक एक चीज़ को बताया है, कि यहाँ तक कि इसके पर्दों के रंग के बारे में और सड़क तक जाने वाली सीढ़ियों के नंबर्स तक बताए उन्होंने। आगे अब इसी नोवेल का एक और पैसेज यहाँ दिया गया है। तो अब बताया जाता है कि दो लड़कियाँ आती हैं जो कि बिना रोशनी वाली एक स्टोन से बनी हुई स्टेयरकेस से ऊपर आई हैं, जो कि मैगी की एक केव है, जो कि एक पार्लर मतलब कि एक बैठक जो रूम है उसके दरवाजे तक जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सोफिया है वो सबसे आगे आती है और उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे होती है। ठीक है, और दूसरी साइड जो उसकी दूसरी बहन होती है कॉन्स्टेंस, उसके हाथ में एक छोटी ट्रे होती है। अब जो कॉन्स्टेंस है उसकी ट्रे में एक टी पॉट होता है, एक बाउल होता है जिसके अंदर से स्टीमिंग हो रही है, एंड उसके अंदर कुछ सेंटेड मसल्स मतलब कि सिपियाँ रखी हुई हैं और कुछ कॉकल्स हैं, एंड प्लेट में गरम गरम बटर्ड टोस्ट है। तो वो सीधे से लेफ़्ट की तरफ जो उनका ड्राइंग रूम था, बैठक मतलब वहाँ पे, उसकी तरफ चली जाती है। अब हमें आगे बताया जाता है सोफिया का। सोफिया के हाथों में दो लोगों के लिए हाई टी का सारा मटेरियल था और इसके अंदर इंक्लूड था एग्स, जैम, टोस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमें मतलब काफ़ी बारीकी में बताया गया है क्योंकि ट्रे में क्या है। और उसके बाद वो वहाँ से राइट टर्न करके कॉरिडोर से कट लेते हुए एक रूम में जाती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से उसे थोड़ा सा गोल घूम के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी शॉप के पास से गुजरती है। देन उसे कुछ स्टेयर्स दिखती हैं शोरूम से ऊपर जाती हुई, वहाँ से वो ऊपर जाती है। उसके बाद वो सीधा बेडरूम के कॉरिडोर में जाती है। अब वहाँ जाने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जो बड़ा ही लंबा सा है और उसकी दाढ़ी भी है और पतला सा है वो। तो वो आदमी उसे जब देखता है कि वो रुक क्यों गई है, तो फिर वो बोलती है कि मिस्टर क्रचोल, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। तो अब जो मिस्टर क्रचोल हैं वो ध्यान से वो चाय की ट्रे ले लेते हैं और फिर अब अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या यही मेरी छोटी सी लिटिल सोफिया है। ठीक है, सो ये आवाज़ अंदर से आ रही होती है बेडरूम से। तो वहाँ से फिर सोफिया जवाब देती है कि यस फादर, मैं ही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो हमारे बेनेट हैं, इन्होंने एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से बताया, पूरे डिटेल में बताया है ताकि एक पूरा रियलिटी का इल्यूज़न क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ इसकी तारीफ़ तो करती है इनकी क्राफ्ट्समैनशिप की, बट वो कंप्लेन करती है अबाउट हिज मिसप्लेस्ड अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने हद से ज़्यादा डिटेल कर रखी है और इसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो ढक जाता है। ठीक है, इस वजह से वर्जीनिया वुल्फ बोलती हैं। तो बेसिकली ये जो नोवेल है बेनेट की नोवेल, इसके थ्रू जो वर्जीनिया वुल्फ है वो हमारी जो अटेंशन है वो इसकी डिस्टिंक्ट नैरेटिव स्टाइल की तरफ ले जाना चाहती हैं। फिर उसके बाद जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो 19th सेंचुरी के और अर्ली 20th सेंचुरी के जो नोवेलिस्ट हैं, जिनके अंदर इंक्लूड हैं अर्नोल्ड बेनेट और H.G. वेल्स एंड जॉन ग्लेसवर्दी, इन सब के बारे में और इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए और मतलब इनको एनालाइज करते हुए बात करती हैं, जिसके अंदर शी लेबल्स दैम द मटेरियलिस्ट और फोकसिंग ऑन द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड कन्वेंशनल नोवेल स्ट्रक्चर रादर देन कैप्चरिंग लाइफ के बारे में बात करती हैं। मतलब कि ये जो नोवेलिस्ट हैं, ये लोग जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हमने बेनेट की एक स्टोरी पढ़ी थी, जिसके अंदर जो पूरी शॉप है उसका पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है कि उसके अंदर 3 फ्लोर हैं, इतनी सीढ़ियाँ हैं, इतने पर्दे लगे हैं, इतनी खिड़कियाँ हैं और एक लड़की चल के आ रही है इधर से, फिर वो टर्न करती है, उसके बाद वो चाय लेके आती है एक ट्रे में। तो उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स बताई हैं, एक छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बता रखा है उस नोवेल में। तो यहाँ पे ये जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती हैं, कहती हैं कि ये उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि ये नोवेलिस्ट जो हैं ये
नोवेल को लंबा कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो लाइफ को कैप्चर करें, वो कन्वेंशनल नोवेल स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे रहे हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं। तो इस बात पे वो बात करती हैं जो वर्जीनिया वुल्फ है। तो सबसे पहले वुल्फ जो है वो क्रिटिसाइज़ करती है नोवेलिस्ट लाइक बेनेट फॉर देयर कन्वेंशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर और फोकस ऑन ट्रिवियल डिटेल्स। मतलब कि ये बेनेट जैसे नोवेलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करती हैं अबाउट देयर कन्वेंशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर। मतलब कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे, डिटेल्स पे ध्यान देते हैं नोवेल्स के अंदर। मतलब कि मतलब ना सिर्फ नोवेल की जो मेन पॉइंट होना चाहिए उसकी बजाय वो हर चीज़ को इतनी डिटेल में बता रहे हैं और नोवेल को लंबा कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे वो बेनेट को क्रिटिसाइज़ करती हैं। दैन फिर वो H.G. वेल्स की फ़िक्शन के बारे में बात करती हैं, जो कि H.G. वेल्स की जो फिक्शन है वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री है, बिकॉज H.G. वेल्स की जो नोवेल्स हैं उनकी कैरेक्टर्स की क्रूडिटी एंड कोरनेस की वजह से। क्रूडिटी का मतलब मान सकते हैं कि एक वल्गर बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जो किसी को पसंद ना आए, बेढंगा कह सकते हैं, ठीक है। कोरनेस का मतलब रूडनेस टाइप का। तो इनकी नोवेल्स में जो कैरेक्टर्स है उनका ये बिहेवियर होने की वजह से उनकी जो नोवेल्स हैं वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। जॉन ग्लेसवर्दी की द फर्स्ट डे सागा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है अपर क्लास इंग्लिश लाइफ की, जिसको वुल्फ एक ही लाइन में डिसमिस कर देती हैं। डिस्पाइट ग्लेसवर्दी ने एक नोबेल प्राइज़ जीता था इन 1923 में फॉर हिज नैरेटिव आर्ट, बट फिर भी जो वुल्फ हैं वो इन्हें डिसमिस कर देती हैं। एंड बेसिकली जो वुल्फ है इनका सेंट्रल जो क्रिटिसिज्म है वो है कि ये जो मटेरियलिस्टिक जो राइटर्स हैं, मतलब कि ये लोग जो ज़्यादातर जो फिज़िकल और जो जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती उन चीज़ों की बारे में भी बात करते हैं नोवेल को लंबा करने के लिए, और इनके अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो इस वजह से ये लोग चीज़ों को रियल बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर वुल्फ ने इनको क्रिटिसाइज़ करा है। ओके, नाउ फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। समिंग अप करते हैं इसका। तो इन हर ऐसी मॉडर्न फिक्शन वर्जीनिया वुल्फ ने एक ओवरव्यू देने का कोशिश करी है मॉडर्न इंग्लिश नोवेल की। तो इस चैप्टर में सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी जो एडमिरेशन है टुवर्ड्स द जेन ऑस्टन एंड हेनरी फील्डिंग उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी एडमिरेशन, मतलब कि वो जेन ऑस्टन और हेनरी फील्डिंग से कितनी ज़्यादा खुश हैं। एंड देन उन्होंने फिर जो अर्नोल्ड बेनेट हैं, H.G. वेल्स हैं, जॉन ग्लेसवर्दी हैं, उनके छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की वजह से उन्हें मटेरियलिस्टिक कहा है। एंड शी ऑल्सो एडमायर हिज क्राफ्ट बट थिंक दैट इज फिक्शन लैक्स विजन। मतलब कि वो उनकी जो लिखने का तरीका है उसको तो मतलब उसकी तारीफ़ करती हैं, बट उनके अकॉर्डिंग, मतलब वुल्फ के अकॉर्डिंग उनके नोवेल्स के अंदर लैक ऑफ विजन है। ओके, सो अमंग द 19th सेंचुरी नोवेलिस्ट इन्होंने थॉमस हार्डी और जोसेफ कैनॉट को छोड़ के बाकी सब जो अर्नोल्ड बेनेट हैं, H.G. वेल्स हैं, इन सबको क्रिटिसाइज़ करा है। ओके, सो वैसे तो इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया है कि व्हाट शी एडमायर इन देयर फिक्शन, मतलब कि इन्हें अपनी फिक्शन के अंदर क्या पसंद है, बट इन्होंने अदर एसेस में अप्रिशिएट करा है देयर इनवर्स केस। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही था। इस वीडियो के अंदर हमने ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के 3 चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है एक वन शॉट वीडियो बनाने में। इसके अंदर मैं सिर्फ 3 ही चैप्टर बना पाई हूँ, 3 चैप्टर की मैं अभी डालने वाली हूँ अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।